हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजुअल ऑरा। जो बच्चे मेरी वीडियो कंटिन्यूअसली देखते हैं उन्हें पता होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें कि हमने आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन बता रखा है। उसके अलावा हमने कुछ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग से बनने वाले क्वेश्चन बताए थे। उसके सोल्यूशन हमने वहां पर नहीं बताया था, तो बच्चे ने कमेंट किया था कुछ कि उसका सोल्यूशन बताएं और भी क्वेश्चंस बताएं, ऐसा भी कमेंट आया था। तो आज की इस वीडियो में हम उसका सोल्यूशन ही देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिन बच्चों ने नहीं देखा है मेरी वो वीडियो और अगर जरूरत है आपको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन, जो कि है वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया, समझाइए। देखो, क्रोमोसोमवाद किसने दिया मींस क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने दिया। क्लियर है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत 1902 में। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि मे भी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे तो आप बता सके कि 1902 में वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बावेरी ने प्रस्तुत किया था। कहीं कहीं सटन एंड बावेरी बस लिखा आपको मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सटन एंड बावेरी ने प्रस्तुत किया। इनके अनुसार गुणसूत्र वंशानुगत जानकारी के वाहक होते हैं। मतलब वो जो हमारी वंशानुगत जानकारी यानी कि ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है। तो उन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इसका काम करते हैं। किसने बताया? सटन एंड बावेरी ने बताया। क्लियर है। आप कभी भी एग्जाम में एक्स्ट्रा आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना आंसर देंगे। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि वो लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, कितना बोला गया है करने को। आपको कोई शब्द सीमा नहीं दी रहती, इस वजह से आपसे जितना पूछा जाए सिर्फ आप उतना आंसर दीजिए, इनफ है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह से हमारा देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उपयुक्त चित्र की सहायता से मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन, यहाँ पर देखो ये शॉर्ट में पूछा है, सिर्फ चित्र बनाना है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। लेकिन ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में भी बढ़िया तरह से पूछता है कि डिटेल में आपको बताना होता है, इसका पूरा वर्णन करना पड़ता है। तो देखते हैं मादा प्रजनन तंत्र। तो मादा प्रजनन तंत्र की अगर बात करें यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अंडाशय यानी कि हमारा ओवरी, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम फैलोपियन ट्यूब ही कहते हैं, गर्भाशय यानी कि यूट्रस, गर्भाय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स और योनि शामिल होती है यानी कि वजाइना शामिल होता है। ठीक है, मतलब इन सारी चीजों से मिलकर हमारा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। तो इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम डिटेल यहाँ पर बताएंगे आपको। ठीक है, और आपको भी इसी तरह से वहां पर प्रेजेंट करना है। अगर आपसे शॉर्ट में पूछता है तो, लॉन्ग में नहीं पूछता तो। ओवरी की बात करें तो ओवरी अंड जनन के लिए होता है जहां अंडे का निर्माण होता है। अंडे का निर्माण का प्रोसेस क्या होगा? अंड जनन। अगर आपसे अंड जनन पूछे तो आप अंडे के निर्माण के बारे में बताएंगे। क्लियर है। देखो नेक्स्ट हमारा है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को समझते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब अंडे को गर्भाशय तक ले जाती है। मतलब वो वैसी नली होती है जहां से अंडा गर्भाशय तक जाता है और निषेचन में मदद करती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करती है। तत्पश्चात भ्रूण को अंडाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। कौन करता है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसमें ही ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उसी तरह से। तो आगे हमारा है नेक्स्ट यूट्रस। यूट्रस की बात करें तो बेटा गर्भाशय में, यूट्रस को ही गर्भाशय कहते हैं, में प्रत्यारोपण होता है जहां भ्रूण का निर्माण होता है। क्लियर है। प्रत्यारोपण की प्रोसेस कहाँ होती है? यूट्रस में होती है और यहीं पर भ्रूण का विकास होता है। यानी कि जो बच्चा होता है यहीं पर क्या होता है? पलता है और बड़ा होता है। वहीं पर ही क्या बच्चे को सारी न्यूट्रिशन मिलती है। क्लियर है। इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे हमारा है सर्विक्स। सर्विक्स की बात करें, यूट्रस के मुख गुहा को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ध्यान देना कि यूट्रस में जो स्पेस होता है, खाली वाला स्थान होता है जहां पर भ्रूण का विकास होता है, तो वो जो स्पेस होता है जहां पर ये सारी चीजें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं इसी तरह से। लास्ट हमारा है वजाइना। वजाइना का मुख्य कार्य क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो पार्ट जो कि सामने से दिखाई देता है। ठीक है, और देखो इसमें क्या होता है कि ये संभोग के दौरान क्या करती है? योनि प्रवेश के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। तो ये होता है तथा प्रसव के दौरान यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त योनि प्रसव नाल के रूप में कार्य करती है। नेचर ने उसे ऐसा ही बनाया है कि जब वो प्रसव, जब डिलीवरी का टाइम होता है तो वो उसके अंदर एक लचीलापन आता है, वो अपनी साइज ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ा लेती है। तो इन सारी चीजों का कार्य कौन करता है? वजाइना के थ्रू होता है, योनि के थ्रू होता है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है जीवाणु की रूपांतरण क्रिया समझाइए। तो जीवाणु की रूपांतरण क्रिया क्या है? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, जीवाणु में लैंगिक प्रजनन द्वारा रूपांतरण के बारे में 1928 में ग्रिफिथ ने बताया था, यानी कि 1928 में ग्रिफिथ ने बताया था ईस्वी में। क्या बताया था कि जो जीवाणु होता है वो लैंगिक प्रजनन द्वारा कैसे रूपांतरण करता है। तो याद रखना यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस विधि में एक जीवाणु किसी बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण करता है, ठीक है। बाहरी माध्यम से कोई जीवाणु डीएनए का अवशोषण करता है और क्या करता है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो ये प्रोसेस होती है यहाँ पर, उसका अवशोषण करके वह आनुवांशिक रूप में परिवर्तित कर लेता है खुद को, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जीवाणु रूपांतरण कहते हैं। आगे इसी तरह से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करके प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपसे। देखो अभी जितना बताया, जीवाणु रूपांतरण तो नहीं, मादा प्रजनन तंत्र की बात करें, इससे हमारा क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा ये देखो एक संकर क्रॉस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। इसको हम किस तरह से बता सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक संकर क्रॉस प्रभाविता के नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, तो मेंडल ने 2 विपर्यासी लक्षणों पौधों का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। देखो कैसे कराया, उन्होंने मटर के एक लंबे तथा एक बौने पौधे के बीच संकरण कराया। तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ लंबा पौधा प्राप्त हुआ। क्या हुआ है कि प्रथम पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा, मतलब 2 अलग अलग विपरीत लक्षणों का उन्होंने क्या किया है, क्रॉस कराया। एक लंबा है एक बौना है, तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ लंबा पौधा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो इस आधार पर मेंडल ने बताया कि क्या बताया मेंडल ने बताया कि 2 असमान लक्षणों का क्रॉस कराने पर केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, इसे डोमिनेंस कहते हैं। जो लक्षण दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंस कहेंगे, यानी कि प्रभावी लक्षण कहेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं, तथा जो लक्षण छिप जाता है उसको अप्रभावी यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, मेंडल के अनुसार F1 पीढ़ी का सेल्फ क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो 3:1 तथा जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 प्राप्त होता है। एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो पॉइंट है ये हमने इसलिए आपको बताया है ताकि आपका जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्लियर हो, क्योंकि मे बी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये पॉइंट आप नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हमने बता दिया कि यहाँ पर कि हमारा जो डोमिनेंस कैरेक्टर है और एक रिसेसिव कैरेक्टर हमें प्राप्त होता है 2 अलग अलग कैरेक्टर्स का आपस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने पर। आपने इतना बता दिया, इतना काफी है आपके आंसर के। लेकिन उस आंसर से भी कहीं ज्यादा जरूरी आपके लिए चार्ट है। ये चार्ट आप बना दोगे तो आपका आंसर अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। आप आंसर बढ़िया तरह से नहीं भी लिख पाए हो तो भी कोई बात नहीं होगी, अगर आप इस चार्ट को बढ़िया तरह से बनाए हो। इस चार्ट को आप समझ लो। तो देखो यहाँ पर हमने एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, 2 विपरीत लक्षण लिए, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कराया, हमने क्रॉस कराया। इन दोनों का क्रॉस कराने पर हमको क्या मिल रहा है, देखो कैपिटल T स्मॉल t, फिर यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। इस तरह से हमको मिला। और इसको देखने के बाद अगर हम इसको देखेंगे फिजिकली यानी कि फिनोटाइप अगर इसका हम देखें तो ये हमें कैसा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है। सारे पौधे एक टाइप के हैं, ठीक है। अगर हम जीनोटाइप फिनोटाइप किसी की भी बात करें तो सारे क्या हैं, एक जैसे हैं। अब इनका हम रेशियो निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। अब इनका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो F1 जनरेशन में हमें ये लंबा पौधा प्राप्त हुआ, इसका हमने कराया सेल्फ क्रॉस, यानी कि ये मिला था, इसका इसी में क्रॉस करा दिया, इसके लंबे पौधे के साथ ही कैपिटल T स्मॉल t का कैपिटल T स्मॉल t से हमने यहाँ पर कराया क्रॉस। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, देखो कैपिटल T स्मॉल t यहाँ पर, फिर कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। जब भी ऐसे लिखना तो कैपिटल वाला हमेशा आगे लिखना और स्मॉल वाला हमेशा पीछे लिखना। आपका आगे आए चाहे पीछे आए, ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है। तो देखो ये जो है, ये कौन सा पौधा है हमें दिख रहा है, ये लंबा है, ये देखो एक बौना है और यहाँ पर 2 हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। यानी कि अगर हम अपने जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो देखो एक लंबा प्राप्त हुआ, ठीक है, एक हमने, और 2 लंबा प्राप्त हुआ। लेकिन अगर जेनेटिकली बात करें तो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, यानी कि हाइब्रिड प्राप्त हुए ना, मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं लेकिन दिखने में कैसा है, लंबा है। तो अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है, और एक बौना हमें प्राप्त हुआ स्मॉल t, तो ये एक। तो यानी कि अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो ये कैसे दिख रहे हैं हमें, 1:2:1 ऐसे दिख रहे हैं। और फिनोटाइप की बात करें देखो यहाँ भी लंबा है, यहाँ भी लंबा, यहाँ भी लंबा, तो 3:1, एक छोटा 1, ठीक है, बौना, ठीक है। तो हम क्या प्राप्त हुआ, F2 जनरेशन में हमें ये देखने को मिल गया। क्लियर है?
तो देखो आप इसके आंसर को लिखते समय आप अगर इस चार्ट को अच्छी तरह से समझा दें, इसके अलावा आप ये बता दें कि यहाँ पर किस तरह से मेंडल ने रिसेसिव कैरेक्टर और डोमिनेंस कैरेक्टर को बताया है, किस तरह से किस आधार पर उन्होंने बताया, ये सारी चीजें आप बता देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये हमारा लॉन्ग का है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में आएगा तो आप जितना हमने बताया वो पूरा बताएंगे, लेकिन अगर आपसे शॉर्ट में पूछे, वेरी शॉर्ट में, तो आप सिर्फ इतना बताएंगे यहाँ से कि मेंडल ने बताया कि दो असमान लक्षणों का क्रॉस कराने पर केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, जो कि जिसे कि हम डोमिनेंस कहते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं, तथा जो छिप जाता है उसको हम अप्रभावी लक्षण यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। आप इतना बता देंगे तो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, तो डीएनए बेटा एक अनुवांशिक पदार्थ है, जबकि जो आरएनए है केवल वायरस में अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। एक्चुअल में इसका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डीएनए जो होता है वो केवल केंद्रक में ही मिलता है, जबकि आरएनए केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, ध्यान दीजिएगा केंद्रक यहाँ मत लिखिएगा, केंद्रिका तथा कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म दोनों में मिलता है। और डीएनए में क्या है, देखो डीएनए अपने समान डीएनए तथा आरएनए बना सकता है, ठीक है, जबकि आरएनए ऐसा नहीं कर सकता, वो ना अपने समान डीएनए बना सकता है और ना ही आरएनए बना सकता है। और डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और यहाँ पर क्या होता है नाइट्रोजनस बेस आरएनए पर, यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, ठीक है। जो हमारे देखो डीएनए है वो डबल हेलिकल, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और जो हमारा आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आप ये सारी चीजें डीएनए और आरएनए के डिफरेंस में बता सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट हमारा है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता क्योंकि हरे व लाल रंग का बोध न होने के कारण वह सिग्नल को नहीं पहचान पाएगा और दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि वर्णांध व्यक्ति को लाल और हरे कलर में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, वो पहचान नहीं पाते, ठीक है, उसका बोध नहीं होता, उसका ज्ञान उन्हें नहीं होता, इसीलिए उन्हें रेलवे ड्राइवर या फिर सिग्नल इंस्पेक्टर नहीं बनाया जाता, ठीक है। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने बताए वो समझ में आए होंगे, क्लियर होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप आगे के क्वेश्चन को भी अटेंड कर पाए और अपने बोर्ड एग्जाम में अपनी तैयारी बढ़िया तरह से कर पाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।